10वां विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार भारत में हो रहा है। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। 39 देशों से लोग इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। उनके देशों में किस तरह से हिंदी का विस्तार हो रहा है, उनके देशों में किस तरह से वो लोग हिंदी में काम कर रहे हैं और कैसे हिंदी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हिंदी का वैश्वीकरण किया जाए, ये उद्देश्य इस पूरे सम्मेलन का है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो विदेशों से आए हुए हैं, इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। उनके देशों में किस तरह से हिंदी को लेकर काम हो रहा है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ माने हैं, आप आर्मेनिया से हैं। टाटिना है, आप जर्मनी से हैं। मारिया हैं, आप भी जर्मनी से हैं। और हाइंस बर्नर हैं, वो स्वीडन से हैं। आदम इदरीस हैं, आप मध्य अफ्रीका से हैं। सुशीला शर्मा हक हैं, आप जर्मनी में विदेश विभाग में हिंदी पढ़ाती हैं। साथ ही हमारे साथ है राम प्रसाद भट्ट, जो हैम्बर्ग जर्मनी में है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हाइंस, आपके पास आऊँगा। आपके देश में, आप स्वीडन से हैं, जर्मनी के हैं, किस तरह से आपके यहाँ काम हो रहा है? हाँ, मैं तो खुद, मेरा जन्म जर्मनी में हुआ और हिंदी मेरे लिए एक विदेशी भाषा है और मैं शायद एक जीवित नमूना है। मैं जीवित नमूना हूँ कि हिंदी सीखी जा सकती है और हम बहुत कुछ हद तक इस ज़बान को सीख सकते हैं। इसके लिए तो लगाव होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए, वो तो बात है। पर अभी भी नए छात्र आते हैं। मैं आजकल स्वीडन उपसाला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। जो छात्र हमारे यहाँ आते हैं वो ज़्यादातर भारतवंश के दूसरी तीसरी पीढ़ी के नहीं हैं। वे मूलतः हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं और इनको हिंदी शुरू से ही पढ़ानी है। और यानी इनको ना देवनागरी लिपि आती है, ना इनको व्याकरण आता है, ना वाक्य विन्यास, शब्दावली, वो सब सिखाना पड़ता है। और एक साल में हम वो हिंदी प्रवेश कोर्स ख़त्म करते हैं। एक साल के बाद वे थोड़ी सी हिंदी बोल सकते हैं और पूरी पढ़ सकते हैं। और दूसरे साल में हम मीडिया हिंदी पढ़ाते हैं, साहित्य का प्रवेश करते हैं, साहित्य का इतिहास। और फिर हम इनको बनारस के एक भाषा विद्यालय भेजते हैं जिसमें 4 महीने रुकते हैं। वापस लौट के तीसरे साल में हम आगे बढ़ाते हैं और 3 साल के बाद इनको आमतौर पर कुछ हद तक सही हिंदी आती है, बोल भी पाते हैं। वही हम करते हैं। पर छात्रों की संख्या कम है अगर हम चीनी से तुलना करेंगे। चीनी के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे विश्वविद्यालय में, उपसाला में हर साल में 40-50 आते हैं। तो हिंदी के लिए मुश्किल से ऐसे 10-12 होंगे। तो इसका कारण बिल्कुल साफ है कि लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी चलती है, चीन में ऐसा नहीं है। तो चीन में चीनी जानने वालों के लिए एक बाज़ार है, द्विभाषियों की ज़रूरत है, अनुवादकों की ज़रूरत है। हिंदी के लिए भी अनुवादकों, द्विभाषियों की ज़रूरत है, पर बहुत ही सीमित है। सीमित है। हाँ, इसमें आपके पास आऊँगा। हमारे साथ सुशीला शर्मा जी हैं, आप विदेश मंत्रालय में हिंदी पढ़ाती हैं। सुशीला जी, किस तरह से अगर बात किया जाए जर्मनी में किस तरह से हिंदी को लेकर काम हो रहा है और आप जो रिस्पांस देख पा रही हैं वहाँ पर, वो कैसा है? देखिए, जर्मनी में तो बहुत वर्षों से काम हो रहा है। अन्य देशों के अपेक्षा में आपको पता है, यहाँ भारतवर्ष में भी जगह जगह पे मैक्स म्यूलर भवन है, ग्योटे इंस्टीट्यूट है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन में अनुवाद हो चुका है, वेदों का जर्मन में अनुवाद हो चुका है। तो जर्मनी में हिंदी और संस्कृत बहुत प्राचीन समय से है, किंतु इस समय जो हिंदी पढ़ाई जा रही है, जो जर्मन राजदूतावास में काम करने आते हैं वो मुझसे हिंदी पढ़ करके आते हैं। अब वो चाहे जर्मन एम्बेसडर हो, चाहे वो जर्मन काउंसलर हो। यहाँ एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगी, हिंदुस्तानी होने के नाते, हालांकि मेरी नागरिकता अब जर्मनी की है, ये बात और है कि मेरे बाल सुलझने नहीं हैं और मेरी काया गोरी नहीं है, लेकिन हूँ मैं जर्मन। हम हिंदी को मातृभाषा कहते हैं और हिंदी स्त्रीलिंग है। जर्मन में हर भाषा पुल्लिंग होती है और देश भी जो है वो पितृ देश है, मातृ देश नहीं है। तो ये मैं अपने विद्यार्थियों को समझाती हूँ, उनको गुरु शिष्य परंपरा भी समझाती हूँ। यह भी बताती हूँ कि अब जब वो मुझसे बातचीत करें, वो मेरा नाम सुशीला लेके बात कर सकते हैं, सिर्फ जी लगाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जी शुरू में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है। तो जी से हमारा काम चल जाता है। वहाँ बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे अंग्रेजी में प्लीज़ और सॉरी और ये शब्द, ये हमारी सभ्यता के शब्द नहीं है। मैं उन्हें यही सिखाती हूँ कि जब आप मुझे सुशीला जी कहकर बुलाती हैं तो आपने मेरा सम्मान कर दिया। और सबसे पहले परिचय में ही आप
मेरा प्रथम नाम लेकर के बात कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों से मेरा कहना ये है, अगर मैं आपसे तू और तुम करके बात करूंगी तो मेरा ओहदा ऊपर है, क्योंकि वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाली हमारी जो परंपरा है, तो गुरु सर्वोपरि है। गुरु परमात्मा से हमारा परिचय कराता है, और अगर वो मुझे गुरु मानते हैं तो हिंदी से उनका परिचय कराना मैं करती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप दिल्ली में पढ़ाई कर रही हैं, आप दिल्ली आई हुई हैं और खुद यहाँ पे पीएचडी भी कर रही हैं। यहाँ से आप अपने देश का बताएं, वहाँ पर हिंदी को लेकर किस तरह से काम हुआ? देखिए, मैं आपने जैसे बताया, मैं यहाँ पे पढ़ाई में पूरी यहाँ पे हो चुकी है और अभी पीएचडी में हूँ। तो फ़िलहाल मैं अपने देश में कुछ काम नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आगे आने वाले समय में जब मैं वापस लौटूंगी तो हिंदी की सेवा में लगूंगी। हिंदी का प्रचार प्रसार किस प्रकार होगी, मैं अपना योगदान किस प्रकार दूंगी। मैं आर्मीनिया और दोनों भाषाओं के बीच, आर्मीनिया और हिंदी के बीच एक मजबूत किस तरह से संबंध बनाया जा सकता है, मैं अनुवाद के माध्यम से हिंदी साहित्य का अनुवाद करके अपनी भाषा में इस तरह से, और वाइवा वर्सा भी, मतलब आर्मीनिया जो हमारा साहित्य है उसको भी हिंदी में अनुवाद करके मैं इस तरह से दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक साहित्यिक कहते हैं संबंधों को मजबूत करूंगी। ये मेरा एक योगदान रहेगा। योगदान आपके बराबर। टाटीना जी हमारे साथ हैं, आप हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से हैं। वहाँ पे मैं अगर हिंदी को लेकर आपसे बात करूँ तो आप चूँकि छात्रों को पढ़ाती भी हैं वहाँ पे, किस तरह का रिस्पॉन्स हिंदी को लेकर, और मैं अगर ये बात करूँ कि विदेशों की अगर बात करें, एक जुड़ाव की भाषा है हिंदी, कहीं ना कहीं वो किस तरह से आप महत्वपूर्ण मानती हैं? हाँ, ये विदेशियों को के लिए ज़रूर जुड़ाव की भाषा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। हम अब शायद 15 साल से हमारा वहाँ ग्रीष्मकाल स्कूल चल रहे हैं हर साल, और 50 सदस्य तक आते रहते हैं। अब वो डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट इसका आयोजन करते हैं और इसकी अद्भुत सफलता है। इससे क्या हमें क्या स्पष्ट होता है? स्पष्ट ये होता है कि हिंदी के प्रति रुचि बहुत है, और इस स्कूल में ग्रीष्मकाल में, माने कि जब विद्यार्थियों के पास समय है, लेकिन वे आकर इस स्कूल में भाग लेते हैं पैसे भी देकर, लेकिन हमारे विद्यार्थी, अपने विद्यार्थी जो हैं वो मुफ्त में, निःशुल्क वहाँ पढ़ते हैं। ये एक उदाहरण है। और बाकी लोग जो हैं हमारे वहाँ सीखते हैं, मेजर में जो आधुनिक भारत विज्ञान लेते हैं हों या माइनर में, वो उनकी रुचि हिंदी के प्रति बहुत है। और हमारा अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम इसका मतलब है कि वो कम से कम एक शैक्षिक सत्र भारत में किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। मारिया जी, मैं आपसे मैं आऊँगा बिल्कुल आऊँगा आपके पास। हाँ जी, बताइए, आप कुछ बताना चाह रही हैं? मैं सिर्फ तात्यायनी जी के बारे में एक बात कहना चाहती थी। इन्होंने बर्लिन में मंचन किया है, एक नाटिका था, और यहाँ इन्होंने ग्वालियर में आके कामायनी का मंचन आपने किया है, जो मैंने बर्लिन में देखा है, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि विदेश में रह करके, जर्मनी में रह करके कोई एक ऐसी नाटिका का मंचन वहाँ कर सकता है। बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर के यहाँ पर, तात्यायनी। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के, वो यहाँ भाषण दे रहे थे। उन्होंने ये कहा कि 3 भाषाएं अब हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रचलित में है, जिसमें तीसरी भाषा हिंदी हो गई है। और विदेशों में भी अब जो लोग हैं वो किसी भी देश में जाते तो वहाँ के जो प्रमुख जब उनसे बात करते हैं तो उनकी भाषा में, यानी हिंदी भाषा में बात करते हैं, उसमें रिप्लाई कर रहे हैं। यानी कि आप मानती हैं कि इससे संबंधों पर, अगर चाहे वो किसी भी देश से संबंध हो, वो उनमें सुधार, उनमें जो एक मिठास होना चाहिए वो ज़रूर आती है। यानी भाषा एक संबंधों को भी सुधारती है। हाँ, संबंधों को ज़रूर सुधारती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मैं हंगरी से आई हूँ, और आमतौर से लोगों को यहाँ भारत में हंगरी के बारे में बहुत कम मालूम है। क्योंकि एक बहुत छोटा सा देश है जो मध्य यूरोप में है, और इसीलिए हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन 2 जगहों पर हिंदी पढ़ते हैं। एक हमारे विश्वविद्यालय में, उत्कृष्ट लोरेंट विश्वविद्यालय, वहाँ नियमित रूप से BA, MA और PhD कर सकते हैं। और उसके अलावा भारतीय राजदूतावास के पास एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है, और उसमें भी लोग हिंदी पढ़ने आते हैं। रोचक बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी में नहीं है तो वो बाकी सभी लोग दूसरे दूतावास वाली कक्षों में आते हैं, और वहाँ यह सच है कि तरह तरह के लोग, हमारे समाज के हर तरह के लोग वहाँ आते हैं।
युवा लोग से लेकर काफ़ी अवकाश प्राप्त और हम कह सकते हैं कि अधेड़ उम्र के लोग भी आते हैं, कुछ बुद्धिजीवी आते हैं, कुछ मजदूर आते हैं, तो हर तरह के लोग हिंदी पढ़ने आते हैं। क्यों पढ़ने आते हैं, यह पूछने की बात है, क्योंकि उनके लिए भारतीय संस्कृति में एक बहुत गहरी रुचि है। और हंगेरी के बारे में यह ज़रूर कहना चाहिए कि हम लोग इसीलिए हिंदी पढ़ते हैं क्योंकि हम इंडिया से संपर्क रखना चाहते हैं, हम इंडियन संस्कृति को ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं। और आजकल जब दुनिया बहुत छोटी हो गई है, फेसबुक वगैरह मैं देखती हूँ कि मेरे छात्रा और जितने भी लोग आजकल हिंदी पढ़ते हैं तो दुनिया भर के लोगों से हिंदी में संपर्क करते हैं। तो इसी तरह वो संपर्क भाषा विश्व भर में भी किस तरह से आगे काम होना चाहिए बाकी देशों में। मैं आऊँगा आपके पास, चर्चा करूँगा। एक हमारे साथ एक और गेस्ट है, हमारे साथ राम प्रसाद भट्ट जी हैं। राम प्रसाद जी, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हिंदी के विस्तार को लेकर किस तरह से एक काम होना चाहिए और कैसे एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए जिससे हिंदी को, भारत में तो हो ही रहा है, बाकी राज्यों में, देशों में भी लगातार चल रहा है, लेकिन आपके पर्सनल अनुभव क्या कहते हैं? देखिए, मैं पिछले लगभग 16-17 वर्षों से हिंदी सिखा रहा हूँ। पहले मैं मसूरी में पढ़ाता था, लैंडौ लैंग्वेज स्कूल, उसके पश्चात में जर्मनी गया, वहाँ भी 2-3 दूसरे विश्वविद्यालयों में, और 2003 से मैं हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में हिंदी सिखा रहा हूँ। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हिंदी का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन वो दायरे की जो हम डेफिनेशन उसकी अगर देखें, जो बच्चे पहले MA करते थे या PhD करते थे, उनकी संख्या पहले ज़्यादा थी और अब दुर्भाग्य से वो घट रही है। इसके कारण क्या है, इसमें हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है। क्या ये आर्गुमेंट ये नहीं हो सकता कि भारत का इसमें कोई वो है, कोई फॉल्ट है या कोई दूसरे कारण। ये कारण किसी संस्थान के अपने कारण हो सकते हैं कि उस संस्थान में जो पढ़ाने वाले उनका व्यवहार कैसा है, बच्चों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। मेरे संस्थान में बच्चों की संख्या सौभाग्य से बहुत अच्छी है, और उसके अलावा जो रेगुलर कोर्सेस होते हैं उसके अलावा हम जो गहन हिंदी पाठ्यक्रम अलग से करते हैं, और वो पिछले 13 वर्षों से मैं कर रहा हूँ वहाँ पर। बिल्कुल और कर रहे हैं। एक चीज़ और कि वो विद्यार्थी जो है वहाँ से यहाँ भी आते हैं। वर्धा विश्वविद्यालय में हम लगभग 25-25 बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो विस्तार बढ़ेगा। सिर्फ चिंता ये है, क्या हिंदी का मानकीकरण होना चाहिए और क्या हमें बोलचाल की भाषा में और मानक हिंदी में हम उसका विकास अलग से कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आदिम इद्रीस हमारे साथ हैं, आप मध्य अफ्रीका से हैं। आप अगर हिंदी समझ पाते हो तो मैं आपसे, आप हिंदी समझ पाते हैं? हाँ, ज़रूर। हाँ, बिल्कुल समझ पाते हैं। मुझे थोड़ा डाउट था कि आप हिंदी समझ पाए ना समझ पाए। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है, आपके देश में आपको हिंदी के प्रति रुझान, अगर मैं आपकी बात करूं, कैसे आपका आया? और एक हमारे कुछ पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हम एक जीता जागता उदाहरण है, हिंदी कोई कठिन नहीं है, हिंदी कोई टफ नहीं है। आपको क्या लगता है, आपके अनुभव से आपने हिंदी कैसे सीखी और आपका रुझान कैसे आया? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि हिंदी कठिन भाषा नहीं है, हिंदी सरल भाषा है और मधुर भाषा है। सीखने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी, बस लगन होगी। तो जैसे हमने शुरुआत से हमने हिंदी मूवी द्वारा हिंदी सीखी और धीरे धीरे बोलने लगे। यहाँ तक हमने एक याराना संघ बनवाया, इसमें हिंदी का प्रचार प्रसार और भारतीय की संस्कृति को प्रचार प्रसार हो रहा है। और हमारी जो संघ में 100 से अधिक सदस्य हैं, तो बहुत रुचि से हिंदी सीख रहे हैं। तो आजकल जो कुछ भी हमारी वहाँ के जो नौजवान हैं हिंदी सीख रहे हैं, तो सबसे बड़ा हमारी संघ का सबसे बड़ा योगदान है। तो हम स्वैच्छिक रूप से हम ये संघ चला रहे हैं और उनको देवनागरी लिपि सिखा रहे हैं। तो पहले वे सिर्फ बोलते थे, तो अभी उनको लिखना पढ़ना भी आएगा। काफ़ी काम हो रहा है। जी, हम लोगों के जो हमारे अंदर ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है, क्योंकि हमारे बच्चे भारत आते हैं और वो हिंदी में बोलते हैं, तो हमारे जो भारत के लोगों अंग्रेजी में उत्तर देते हैं। ये औपनिवेशिक मानसिकता हटानी होगी, उसके संबंध में कुछ विचार करना होगा।
और ये हर क्षेत्र में है, ये वही नहीं है, ये पत्रकारिता में है, ये दूसरी जगहों में है। गंभीरता से विचार होना चाहिए। सुशीला जी, मैं आपके पास आऊँ, चूंकि आप विदेश मंत्रालय में हिंदी पढ़ाती हैं, इसमें एक सब्जेक्ट भी रखा गया है कि विदेश नीति में हिंदी, और उसके अलावा आपको क्या लगता है, मैं अगर खास तौर से भारत सरकार के तौर पे बात करूं तो और आपको जो व्यक्तिगत तौर पे लगता हो कि हाँ कुछ कदम हमारे देश की ओर से उठने चाहिए, उस दिशा में उठने चाहिए जिससे हमारी जो भाषा है भारत की, हिंदी जो एक भाषा है हमारे भारत की, उसको कहीं ना कहीं और आगे उसको बढ़ाया जाए, उसका विकास किया जा सके? भारत सरकार की ओर से अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो मेरा उत्तर आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि बर्लिन के भारतीय राजदूतावास में 80% लोग हिंदी बोलते नहीं हैं, हिंदी बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो बड़ी शान से कह देते हैं कि मैडम हमें हिंदी नहीं आती। लेकिन एक अच्छी बात और है, क्योंकि हमारा देश बहुभाषी है और हम अनेकता में एकता ढूंढते हैं, तो जो हम हिंदुस्तानी वहाँ हैं, जब आपस में वार्तालाप करते हैं तब हमें हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, जो होता नहीं है। हम जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि दक्षिण भाषी मेरी हिंदी नहीं समझेगा और हिंदी भाषी दक्षिण भाषी को नहीं समझेगा, इसलिए हम जर्मन बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जब वसुधैव कुटुंबकम हो रहा है तो समस्त प्रांतों की, समस्त देशों की सारी भाषाओं को स्वीकार करना चाहिए। अगर जर्मन भाषा का कोई शब्द अच्छा है तो उसे हिंदी में भी मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो अपना भाषण दिया, काफ़ी सारी बातें उन्होंने कहीं, कुछ व्यक्तिगत अनुभव उन्होंने बताए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीखा हूँ, सारी बातें उन्होंने बताई। पूछे, मैं ये कहूँगी कि मैं रेलगाड़ी में बैठ के दूसरे लोगों से बात करके हिंदी सीख पाई थी। मैं भी बहुत स्कूल में बहुत कम पढ़ती थी, क्योंकि जिस समय मैं हिंदी पढ़ने लगी उस समय हंगरी में हिंदी वाला कोई नहीं था, किसी को हिंदी भाषा आती भी नहीं थी, तो बिल्कुल सब शुरू से करना था, 2-3 किताब लेकर। और उसके बाद मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में 10 महीने पढ़ती थी और बस इतनी सी। बाकी मेरी हिंदी जो है वो सब इसी तरह सड़कों लोगों से बातचीत करके, और मैं बातूनी तो हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, यानी मोदी जी के साथ में जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था वो कहीं ना कहीं आपका ही वही है। हाँ, थोड़ा सा खास तौर से जब स्कूटर वालों को के साथ झगड़ा करना है उसमें मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। बिल्कुल। टाटीला जी, मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, आपको जब आपने हिंदी सीखी, आपको, क्योंकि जिस कम्युनिटी से आप आती हैं, जिस देश से आप आती हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदी लोग कम समझते हैं, कम जानते होंगे, क्या कुछ कठिन था इस बात को लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप हिंदी क्यों सीख रहे हैं, हिंदी की महत्वता? क्योंकि आपको तो समझ में आ गया था कि हिंदी की इंपॉर्टेंस क्या है, हिंदी की महत्वता क्या है, लेकिन लोगों को कैसे आपने कन्विंस किया, आपके फैमिली मेंबर्स को आपने कैसे कन्विंस किया? इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी वो ईरानी भाषाओं के विद्वान थे और उन्होंने ताजिकिस्तान में, वो सेंट्रल एशिया में, उन्होंने एक भारतीय भाषा उन्होंने खोजी, ये पारिया है, इस भाषा का नाम है। तो परिवार में मुझे लड़ाई करनी नहीं पड़ी और आराम से मैंने हिंदी सीखी। और वो रूस और भारत के बीच में, माने सोवियत संघ और भारत के बीच में जो प्रेम की भावना थी वो इतनी शक्तिशाली थी ना कि किसी को दिलचस्पी नहीं थी, माने दिलचस्पी थी लेकिन आश्चर्य नहीं था कि किसी ने नहीं पूछा मुझे कि क्यों पढ़ रही हो। माने आपसे मेरा सवाल ये है, मैं देख पा रहा हूँ इस सम्मेलन में जितने भी विदेशी डेलीगेट्स आए हैं, फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, 39 देशों से, 39 देशों से लोग यहाँ पर आए हैं, सबसे यंग मुझे आप लग रहे हैं इन सबके बीच में। और इस सम्मेलन की खास बात भी यही है कि सबसे ज़्यादा युवाओं ने इस सम्मेलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, खासकर क्योंकि एक बात कही जाती है कि अगर किसी चीज़ को बदलना है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी को आगे आना पड़ता है, जो युवाओं के द्वारा ही सारी चीज़ें होंगी। आपको क्या लगता है कि यूथ के लिए इस तरह की भाषा को समझना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, एक तरह से मैंने आपको शायद पहले भी कहा होगा कि ये एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है परिवारों में, यदि भारतीय परिवारों में, विदेश में हम तो हिंदी की हम अच्छी भली भांति हम ध्यान रखते हैं, लेकिन यदि भारत की स्थिति की बात करें तो परिवारों में बदलाव आना चाहिए। पहले से ही बच्चों को ये सिखाना जाना चाहिए कि पेशे के लिए सिर्फ आप अंग्रेजी की मत सीखिए, क्योंकि वो तो है ही, आपको करियर के लिए हिंदी अंग्रेजी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसका
मतलब ये नहीं कि आप अपनी मातृभाषा, चलो हर एक अपने राज्य की अपनी मातृभाषाएं हैं, वो मैं भी समझती हूँ, लेकिन कम से कम राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी को किस तरह से सम्मान देना चाहिए वो नहीं मिलता। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितने मेरे मित्र हैं, कोई ऐसा एक मित्र भी नहीं है जिन्होंने ये आज तक मुझसे यह ना बोला हो कि मैं तो हिंदी में फेल थी या फेल था। सभी फेल रहे हैं, ऐसा कैसा संभव है? तो ये कि कितना आश्चर्य की बात नहीं, इतनी हैरानी की बात है, वो भी चिंता का विषय भी है। तो ये मैं उनसे भी एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि और हमारी हमारी अगली पीढ़ी आने वाली है, यदि हम अभी से, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, यदि भाषा लुप्त ना हो जाए, क्योंकि वो देर नहीं होती भाषा लुप्त होने में, तो अभी से यदि हम इसे अस्मिता के संकट से, जिस तरह से हिंदी जूझ रही है, यदि हम अभी से इस पर ध्यान ना दें तो कल को हमें भी बोलना होगा कि हाँ, मतलब डायनासोर की जैसे उन्होंने बताया था। बिल्कुल सही बात थी, वो सही बात थी। प्रधानमंत्री ने एक बात की थी कि जितनी भी भाषाएं, उसमें से 90% भाषाएं अब ऐसी हो रही हैं जो 21वीं सदी खत्म होते होते तक वो कहीं ना कहीं विलुप्त होने का खतरा है, उनके लिए वो ख़त्म हो सकती हैं, संभावनाएं हैं। हिंदी को लेकर अगर मैं बात करूं, चूँकि इस तरह के सम्मेलन तो हो ही रहे हैं, विदेशों में भी लगातार होते हैं, उद्देश्य भी यही है कि इन सम्मेलनों के जरिए हिंदी का विस्तार, हिंदी का विकास किया जाए। आपको क्या लगता है, आपके पर्सनल अनुभव से अगर मैं आपको जानना चाहूँ कि कैसे आप कुछ अगर टिप्स देना चाहें, आप कुछ अपनी बात रखना चाहें कि हाँ, हिंदी को लेकर अगर हम इस और काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा? अभी काम करने के लिए बहुत है, और मुझे लगता है कि जितने भी विदेशी आए हैं उतने ही सुझाव लेके आए हैं, क्योंकि हमारे विशेष मांग है। हमारे देशों में जिस तरह हिंदी पढ़ाई जाती है तो अलग अलग तरीके की मदद चाहिए, जैसे, लेकिन हमें लगता है कि अभी बात हो रही थी कि एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो परीक्षाओं की एक स्थायी व्यवस्था, जैसे यूरोपियन यूनियन में भाषाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं, परीक्षा का अलग अलग स्तर होता है। किसी भी भाषा में आप जाइए, लेकिन वो स्तर सभी जगहों पर वही है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हिंदी में भी एक अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था हो जाए, ये एक बात है। दूसरा, मैं ये भी कहने वाली थी कि अनुवाद के लिए हमारे यहाँ लोग हिंदी साहित्य से अनुवाद करने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं, लेकिन छपवाने के लिए कभी पैसा नहीं है। तो हर तरह के मदद इसके लिए चाहिए। मेरा सुझाव यह था कि एक तरह का अनुवाद भवन यहाँ भारत में स्थापित किया जाए, जिसमें तरह तरह के देशों से लोग आकर काम करें अपनी अपनी भाषा में, भारतीय या ख़ासतौर से हिंदी साहित्य का अनुवाद करके। फिर इसी तरह आपकी हिंदी साहित्य बहुत जगहों तक पहुंच सकती है, क्योंकि वरना तो सब अंग्रेजी साहित्य, सब विक्रम सेठ वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य भी बहुत अच्छा है। उसका जब अनुवाद करते हैं अलग अलग भाषाओं में, उसके लिए एक ऐसा अनुवाद भवन बहुत अच्छा हो। हिंदी के लिए आपको क्या लगता है कि कैसे इस तरह के सम्मेलन कितने कारगर हैं? सफल होगा, उम्मीद है पूरी तरह से कि सफल हो जाएगा, और कारगर भी होगा यदि कुछ नयापन, कुछ नया, कुछ सुझाव लाए। काटीना जी, क्या लेकर जा रही हैं यहाँ से? जिस तरह इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो बहुत बढ़िया है, और हिंदी को आगे बढ़ाएंगे, ज़रूर ये आशा है पूरी। विदेशों में हिंदी कितनी आगे के लिए कैसे काम? बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं 30 सेकंड में यह कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए हिंदी एक बहुत बड़ा सागर है, और इस सागर में डूबने का मौका यहाँ अभी मिल गया था। सुशीला जी, हिंदी का महाकुंभ था, आप जब जाएंगी तो अपने छात्रों को क्या बताएंगी? मैं अपने छात्रों को ज़रूर बताऊंगी कि हिंदी सरल भाषा है, जैसा कि यहाँ पे प्रस्तुत और लोगों ने भी कहा है, मधुर भाषा है। नमस्ते में जो नम्रता है वो गुटन टाक और गुटन मॉर्गन, गुटन नाफ्ट में नहीं है। आदमित्रीस, आपके यहाँ आपका जो ग्रुप है वो कैसे वो काम अब कैसे करेगा आगे के लिए? क्या उसको नया मार्गदर्शन मिलेगा इस सम्मेलन के बाद? आप जो बातें बताएंगे उनको? हाँ, आगे के लिए बहुत वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं भारत सरकार से जुड़े हिंदी प्रचार प्रसार की सभी संस्थाएं, उनको आग्रह करूंगा कि वो इन नौजवानों को हौसला बढ़ाएं, ताकि हिंदी विश्व स्तर पर आगे जाए। राम प्रसाद भट्ट जी, 30 सेकंड का समय है, आपको क्या लगता है, आप छात्रों को क्या बताएंगे, और कैसे शिक्षा में, विदेश शिक्षा में इस तरह की चीज़ों? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी ने जो कहा कि हिंदी जो है वो व्यवसाय की भाषा बन सकती है, आपको ताज्जुब होगा कि हिंदी का जो सबसे पहला व्याकरण लिखा गया
वो एक नेदरलैंड्स का एक आदमी था जो चोर था। उसने उसे भारत में सूरत में लाया गया, उसने व्यवसाय किया और उसने सबसे पहले हिंदी के शब्दों का डॉक्यूमेंटेशन किया और हिंदी की शुरुआत वहीं से होती है। इसका मतलब है हिंदी आगे बढ़ सकती है, बढ़ेगी। हिंदी आगे बढ़ सकती है, बढ़ेगी। गर्व के साथ हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। विदेशों से जो मेहमान इस 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में शिरकत करने आए थे, उन्होंने अपने सुझाव रखे। किस तरह से हिंदी को लेकर उनके देशों में काम हो रहा है, किस तरह से हिंदी को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं, इस पर उन्होंने अपने विचार रखे। और ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो चल रहा है, लगातार जो मंथन यहाँ पर हुआ, 3 दिन जो लगातार मंथन हुआ, जिन विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई, और उसके बाद इन मंथनों के बाद एक विश्वास है कि यही विश्वास है कि हिंदी के विकास को लेकर आगे जरूर कारगर कदम उठाए जाएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।